प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1780 में जर्मी बेंथम द्वारा किया गया और यह राष्ट्रों का कानून का पर्यायवाची है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि किस तरह से एक राज्य के नागरिकों के आपस में जब संबंध और व्यवहार किसी उस राज्य के अंतर्गत रहने वाले उन नागरिकों के ऊपर देशीय या राष्ट्रीय कानून से नियंत्रित होते हैं, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों का नियमन अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून है अथवा नहीं, कई बार ये प्रश्न भी उठ खड़ा होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून माना जाए या नहीं माना जाए, उससे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारधारा के आधार पर कुछ परिभाषाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों ने जो परिभाषा दी है, उसमें ओपेनहाइम की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओपेनहाइम ने जैसे कहा कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। ओपेनहाइम ने इसमें सभ्य राष्ट्र का प्रयोग किया है, इस शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वर्तमान में इसे सभ्य राष्ट्र व राज्यों की सहमति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है। और 1955 में ओपेनहाइम का ग्रंथ इंटरनेशनल लॉ में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा में से उन्होंने सभ्य शब्द को हटा दिया। अब सभ्य राज्यों का स्थान स्वतंत्र राज्यों या राज्यों ने ले लिया है। तो ओपेनहाइम के अनुसार जो परिभाषा थी उसमें सभ्य शब्द हटा दिया गया है। अब इसका तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वो कानून है, वो कानूनों या नियमों का समूह है जिसे राज्य अपने आपसी व्यवहार में स्वीकार करते हैं या सहमति जताते हैं। इसी तरह से एक परिभाषा और है, क्लाइव पेरी की परिभाषा है, जिन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिप्राय उस विधि प्रणाली से है जिसका प्रमुख कार्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करना हो। श्वार्ज़बर्गर है, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उन वैधानिक नियमों के पुंज को कहते हैं जो स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू होते हैं। अर्थात जो विभिन्न राज्यों के बीच में एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए या एक दूसरे के जो व्यवहार है उसको नियमित करने के लिए जिन नियमों को स्वीकार किया जाता है राज्यों के द्वारा, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की एक परिभाषा और महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधान उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ प्राय बर्ताव करते हैं। तो वही बात पुनः बार बार सभी विद्वानों के द्वारा, जो परंपरागत पश्चिमी विचारक हैं, उनकी सभी परिभाषाओं में एक ही बात उभर कर आ रही है, वो ये है कि राज्यों के द्वारा आपसी व्यवहार को विनियमित करने के लिए जो नियमों का समूह उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाता है। और इसका आधार जैसे रीति रिवाज, नियमों, सिद्धांतों या आचरण के नियमों का समूह ही अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जिसकी पालना के लिए राज्य अपने आप को बाध्य समझते हैं, जो राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को भी नियमित करते हैं। तो इस तरह से पश्चिमी विचारकों या परंपरागत पश्चिमी विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार रीति रिवाजों और नियमों, सिद्धांतों को जब
विभिन्न राज्यों के द्वारा अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया जाता है, अपने व्यवहार को विनियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की संज्ञा दे सकते हैं। साम्यवादी विद्वानों ने भी कुछ परिभाषाएं दी हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम कानून माने या नहीं माने, अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है या नहीं है, उसको कौन सी श्रेणी में रखा जाए, इससे पूर्व जितने भी विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं, हमें इधर परिभाषाओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून किसे कहेंगे या क्या वे वास्तव में कानून है। तो इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में जो साम्यवादी विद्वान हैं उन्होंने भी अपनी परिभाषाएं दी। उन्होंने ये कहा कि 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो 3 तत्व है कि यह शासक वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति है, यानी शासक वर्ग या जो सत्ता में है वो चाहती है कि ऐसे नियमों को वो स्वीकार करे, और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का ये एक समूह है। ये ऐसा समूह है, नियमों का ऐसा समूह है जो विभिन्न राज्यों के संबंधों को या सामाजिक संबंधों को नियंत्रित कर सके, और इसमें प्रवर्तनीय तत्व भी विद्यमान है, अर्थात राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं, इसके घटक हैं वो, और निरंतर होने वाले जो भी नियमों में परिवर्तन है वो भी, और उनका क्रियान्वयन है, उन सभी को स्वीकार करना राज्य के सहमति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार माना जाता है। एक परिभाषा डलीव लिसिजन की अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का राष्ट्रों के पारस्परिक संघर्ष और सहयोग, जिससे राज्यों के शासन करने वाले वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है तथा जिसे राज्यों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दबाव द्वारा प्राप्त किया जाता है, को नियंत्रित करने वाले नियमों का कुल समूह है। और बाद में इसी परिभाषा में लिसिजन ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी जोड़ दिया था, अर्थात उनका ये मानना था कि विभिन्न राज्य शांतिपूर्वक अपने आप को या शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की नीति पर आधारित करना चाहते हैं, ताकि प्रत्येक राज्य का विकास हो सके और व्यवस्था बनी रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो इसलिए ये वो नियम हैं जिनसे सभी राज्यों के आपसी, चाहे वो संघर्ष की बात उठे या कभी सहयोग की बात उठे, उनको नियंत्रित करना, एक व्यवस्था बनाए रखना, और ऐसी व्यवस्था जो राज्य स्वयं चाहते हैं, राज्यों की स्वीकृति होती है उसके पीछे। तो ये किसी ऐसे नियमों का समूह कहा जा सकता है जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए सभी राज्यों के द्वारा स्वीकार किया जाता है स्वेच्छा से। तो इस तरह से इसमें कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। उनमें सबसे पहली बात हम ले सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का या अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहार का नियमन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात और पहली बात कि ये वो कानून है जो विभिन्न राज्यों के आपसी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, सिद्धांतों अथवा नियमों का ये समूह मात्र है, यानी ये एक ऐसे सिद्धांत या नियम हैं जिनको एक सामूहिक रूप से स्वीकार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के द्वारा। ये राज्य ही इनके घटक होते हैं। ये राज्यों द्वारा स्वीकृत होते हैं, स्वेच्छा से होते हैं, कोई ज़बरदस्ती या दबाव के कारण नहीं, क्योंकि सभी राज्य चाहते हैं कि शांतिपूर्वक वो रहें और शांति और सहयोग की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए सभी राज्यों के द्वारा ये स्वीकार किए जाते हैं। इसका स्रोत परंपराएं, प्रथाएं, न्यायिक निर्णय आदि है। तो परंपरागत रूप से जो चली आ रही होती है बातें या रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, और कई बार ज़रूरत पड़ती है न्यायिक निर्णय की भी, तो उसके आधार पर इन समूहों का पालन भी प्रत्येक राज्य के द्वारा किया जाता है। ये स्वयं पर लगाने वाले
इच्छा से लगाए गए प्रतिबंध भी कहलाते हैं, क्योंकि सभी राज्य का उद्देश्य जब सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करना होता है तो वे अपने इच्छा से, स्वेच्छा से इन नियमों को अपने ऊपर प्रतिबंधित रूप से स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून किसे कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय कानून वे नियम हैं या उन नियमों का समूह है जो सभी राज्यों के द्वारा शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण उद्देश्यों को लेकर चलना चाहते हैं, वो इसलिए स्वेच्छा से स्वीकृत किए जाते हैं और स्वेच्छा से अपने ऊपर लागू करके अपने व्यवहार को विनियंत्रित करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुछ तत्व भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई आवश्यक तत्व माने गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि यह एक कानूनी पद्धति है। इसका निर्माण पारस्परिक व्यवहार या आचरण के नियमों के द्वारा होता है। इसका आधार रीति रिवाज या परंपराएं भी होती है और राज्यों द्वारा आपस में किए गए समझौते भी होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है कि वो भाई बैठकर या बहस करके या नियमों को पारित करे, उनका निर्माण करे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इसका निर्माण करने के लिए सभी राज्यों के द्वारा जो पारस्परिक व्यवहार है, आचरण के नियम हैं, वो और इसी के साथ रीति रिवाज जो सदियों से चले आ रहे होते हैं, विभिन्न राज्यों के बीच में आपसी संबंधों का आधार क्या है, उसके साथ साथ राज्यों के द्वारा आपस में किए गए समझौते भी हैं। विभिन्न राज्यों के द्वारा, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दूसरे की आवश्यकता होती है राज्यों को। जिस तरह से व्यक्ति या नागरिकों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, वैसे ही कोई भी राज्य अकेला अपने आप को जीवित नहीं रख सकता और ये राज्य अपनी सुविधा के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए आपस में समझौते भी करते हैं। तो आपस में किए गए समझौते राज्यों के द्वारा इसका मूलभूत आधार माना जाता है, क्योंकि ये कानूनी पद्धति है। और दूसरी बात हम ले सकते हैं कि राज्यों द्वारा स्वीकृत नियम, राज्य अपनी इच्छा से इन नियमों को स्वीकार करते हैं, स्वीकृत करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति सार्वभौमिक है, अर्थात इसे सभी अपनाते हैं। सभी क्यों अपनाते हैं? सभी राष्ट्र, सभी राज्य वो इसलिए अपनाते हैं ताकि शांति और सह अस्तित्व की व्यवस्था बनी रहे। और निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय कानून विवेक और बुद्धि पर आधारित होते हैं, इसलिए इनका पालन भी करवाने के लिए कोई बाध्यकारी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सभी राज्य अपना अपना हित चाहते हैं और अपने हित के बारे में वो सोचते हुए उनका यही मानना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन करने में ही उनका हित बना हुआ है, क्योंकि ये नियम विवेक और बुद्धि पर आधारित होते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से दी गई हैं। इसी के आधार पर हम अगला व्याख्यान देखेंगे कि अगले व्याख्यान में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या वास्तव में कानून है। लेकिन इनसे स्पष्ट हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून हम किसे कहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों का समूह है कुल मिलाकर, जो कि सभी राज्यों के द्वारा स्वीकार किया जाता है स्वेच्छा से, क्योंकि वो विवेक पर आधारित होते हैं। धन्यवाद।